हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। आज फ्रेंड्स हम एक नए टॉपिक को लेकर यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, जो कि क्या होने वाला है, लिस्ट ऑफ फादर ऑफ वेरियस फील्ड। ठीक है, किनको बेसिकली उन अलग अलग फील्ड्स के फादर कहा जाता है, राइट। दैट इज उनकी बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन रही है वो सबसे ज्यादा रही है वहां पे, इसीलिए उनको फादर ऑफ दैट फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। पार्ट 2 वीडियो एक और आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, वहां से चूज करके ला पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, राइट। तो 2 पार्ट्स में इसको हम लोग डील करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, चलो फर्स्ट, फादर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर कहाँ से कौन से नर्व स्टार्ट होती है, नर्व्स कहाँ पे जाके एंड होगी, ये सारी डिटेलिंग कहाँ होती है? एनाटॉमी में होती है। और जब भी कोई एमबीबीएस क्रैक करके जाते हैं या एमबीबीएस डॉक्टर फील्ड में जाते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में आप देखोगे एनाटॉमी का सब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक है, राइट। तो फादर ऑफ एनाटॉमी किनको कहा जाता है? एंड्रियस वेसालियस। एंड्रियस वेसालियस, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी मींस द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलो फादर ऑफ एयरफोर्स। एयरफोर्स, इंडिया की बात हो रही है, दैट इज सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एयरफोर्स कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो पूरी एयरफोर्स थी उनका बेसिकली जो संगठन कैसा होगा, किस तरह से वो काम करेगी, इन सारे बातों को किन्होंने बेसिकली डॉक्ट्रिन के फॉर्म में बताया था? सुब्रतो मुखर्जी ने। ठीक है, चलो फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, क्या नाम है इनका? वॉल्टर चॉन्से कैंप। वॉल्टर चॉन्से कैंप। ठीक है, अगर आपको पहला इनिशियल वर्ड भी याद है एटलीस्ट, है ना, जैसे एग्जांपल कैसे याद कर सकते हो आप? फुटबॉल कहाँ होता है? फुटबॉल में क्या होता है? कैंप होती है ना, फुटबॉल की कैंप लगती है जहां पे खेला जाता है। वॉल्टर, वॉल्टर आप इस तरह से थोड़ा नाम याद कर सकते हो, यानी कैंप के थ्रू आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे, राइट, कि फुटबॉल बेसिकली कैंप में होती है, दैट इज कैंपिंग लगाई जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं खेलने के लिए, है ना, इस तरह से कनेक्ट करके याद करोगे। वॉल्टर चॉन्से कैंप। चलो फादर ऑफ एग्रोनॉमी, क्या नाम है इनका? पीटर डी क्रिसेंजी। पीटर डी क्रिसेंजी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज जो हम आज के समय बहुत अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर देखते हैं। पहले क्या होता था? एक स्ट्रक्चर बन जाता था, उसी तरह से सब रेप्लिकेट करते थे, है ना, तो उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट, यानी बहुत तरीके से आर्किटेक्चर को बनाना, ठीक है, बहुत अलग अलग डिजाइन देना, ये काम किन्होंने किया था? सबसे पहले इम्फोटेप। इम्फोटेप, ठीक है, इम्फोटेप ने। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज इनका नाम क्या है? इम्फोटेप। क्लियर है? चलो ये सारी चीजें आपको होपफुली बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या नाम है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट बजिंग वर्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां पे हमें बार बार उस चीज को दोहराना नहीं पड़ता, राइट। जैसे मान लो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या कर दी है? कोडिंग कर दी है, राइट, एंड वही चीजें बार बार क्या हो सकती है? रिप्लिकेट हो सकती है, रिपीट हो सकती है ना। ये पहला बार कॉन्सेप्ट किसने लाया था? जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने। आप देखोगे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जो आविष्कार हुई है, बहुत सारी जो अलग अलग इन्वेंशंस हुई है, वो बेसिकली यूएस बेस्ड है। क्यों? वहां पे आप देखोगे सिलिकॉन वैली है, दैट इज कैलिफोर्निया में, जहां पे ये काम बहुत इनिशियल स्टेज से हो रहा है ना। इंडिया में भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है? ये सब काम अब जाके पीक पे धीरे धीरे पहुंच रही है ना। सो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई, जो आप बात करते हो, एआई टूल्स जो बात करते हो, जैसे आज के समय चैट जीपीटी है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो एआई का ही पार्ट है। वो इन्होंने इनके फादर कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एआई का कॉन्सेप्ट दिया और कुछ उसके थ्रू बनाना स्टार्ट किया, कोडिंग के थ्रू, राइट। फादर ऑफ एटम बॉम्ब, ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बेसिकली कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, राइट। लेकिन उनको किसी तरह से कन्विंस कर लिया जाता है, कहाँ से? अमेरिकन जो मैनहट्टन प्रोग्राम थी, जिसके थ्रू क्या बनाया गया? एटम बॉम्ब बनाया गया। ठीक है, उसके लिए कन्विंस कर लिया जाता है। इनके ऊपर एक मूवी भी आई है ओपेनहाइमर की, ठीक है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से शायद जान भी रहोगे। इन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, जो आज के समय बेसिकली देखोगे बहुत कम ही देश है जिनके पास एटम बॉम्ब की फैसिलिटीज है, राइट। इनका नाम क्या है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बेसिकली उस समय मैनहट्टन प्रोग्राम के हेड भी थे, यानी पूरा का पूरा जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया था वो इनके अंडर ही काम करता था। ठीक है, चलो फादर ऑफ एविएशन। एविएशन मीन्स जो पूरी की पूरी जो आज देखते हो फ्लाइट्स एंड ऑल जितनी भी चीजें हैं, ये उस समय इसको सिंक्रोनाइज्ड करना, ठीक है, उस समय आप देखोगे इस चीज को बिल्कुल क्या करना? कमर्शियलाइज कर देना। ठीक है, ये काम किसने किया था? जॉर्ज केले ने। जॉर्ज केले। जॉर्ज केले बेसिकली क्या है? फादर ऑफ एविएशन। एविएशन मीन्स जो कुछ भी आप देखोगे हवा में उड़ सकती है, वो बेसिकली एविएशन में आती है, राइट। जैसे ड्रोन्स एंड ऑल, ये सब ये अलग सेगमेंट बन चुका है आज के समय, लेकिन एक समय बहुत पहले जो कुछ भी हवा में चल सकती है, उड़ सकती है, राइट, उसको क्या बोलते थे? एविएशन, यानी एविएशन का पार्ट है वो।
नेक्स्ट इज फादर ऑफ आयुर्वेदा, इनको क्या बोलते हैं, धन्वंतरी। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड्स कि आयुर्वेदा हमारे इंडिया का ही बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है। दैट इज आप देखोगे पूरी की पूरी जो आयुर्वेदा से रिलेटेड जो कुछ नुस्खे हैं, कुछ जो भी इनके आप देखोगे जड़ी बूटियां हैं, जो कुछ भी है ना, इंडिया से ही स्टार्ट हुई है ना। इनका बेसिकली फादर कौन है, धन्वंतरी है, जिन्होंने बेसिकली क्या किया था उस समय आयुर्वेदा को फेमस किया था। यानी आयुर्वेदा से ही उन्होंने चिकित्सा के थ्रू ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़े से बड़े बीमारियों को, ठीक है, उन्होंने ठीक करना स्टार्ट किया। अलग अलग मिश्रण के थ्रू, अलग अलग तरीके के आप देखोगे मेडिसिन को यूज करके क्या करना स्टार्ट करा, उन्होंने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा, दैट इज फादर ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज धन्वंतरी। नेक्स्ट इज फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आपको यह भी पता होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, जहां पे चेंजेस लाना बहुत आसान नहीं है। वहां पे आप आराम से चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे इंडिया में क्या है, कुछ पार्ट्स बहुत रिजिड है, कुछ पार्ट्स बहुत फ्लेक्सिबल है ना। तो जो फ्लेक्सिबल पार्ट है वहां पे हम आराम से बदलाव कर सकते हैं। जिसको रिजिड बनाना था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे चाहते थे कि इस चीज को ना बदला जाए, कल को ऐसा कोई पर्सन ना आ जाए कि पूरा का पूरा कंट्रोल ले ले अपने हाथ में। ठीक है, इन सब से बचाव करने के लिए कुछ पार्ट्स को रिजिड बनाया गया। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आज से लगभग 200-250 साल पहले बनी थी, और उस समय ही जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने ये डिसाइड करा कि बहुत सारे जिसमें प्रोविजंस है इसको बदला नहीं जाना चाहिए आने के बहुत सालों तक, है ना। तो उसको क्या किया गया, बहुत रिजिड बना दिया गया। इनके फादर कौन है, जेम्स मेडिसन, जेम्स मेडिसन। ठीक है, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स मेडिसन। इन्होंने बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, फ्रेम करना स्टार्ट किया था, राइट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। दैट इज फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहां जो आप नाम देख रहे हो ना, एरिस्टोटल, ठीक है, अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है एरिस्टोटल, है ना। आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं, उस फील्ड में इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं पास्ट से, राइट। इनको क्या बोला जाता है, दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, एम्ब्रोयोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के फादर इनको बोला जाता है, दैट इज एरिस्टोटल को। ठीक है, एक एक करके थोड़ा समझते हैं। बायोलॉजी में समझ रहे हो, बायोलॉजी मतलब जिसमें भी लाइफ है, दैट इज बायो, बायो मींस लाइफ, जिसमें भी लाइफ है उसकी स्टडी को फर्स्ट टाइम इन्होंने ही करना स्टार्ट किया। दैट इज बहुत पुराने समय में इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, खुद इंसान बच जाए, ठीक है, टाइम से खाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। तो इनको बायोलॉजी के भी, जूलॉजी के भी, एम्ब्रोयोलॉजी मतलब एम्ब्रोयो जो होती है, दैट इज जो पहला आप देखते हो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं क्या, जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रोयो बनती है, दैट इज जब पता चल पाता है कि इसका लेटेस्ट सेक्स क्या होगा, दैट इज मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। ठीक है, यानी भ्रूण में, दैट इज पेट में, जब हम पता कर पाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, उस समय उसको एम्ब्रोयो कहते हैं, है ना। उस बारे में भी सबसे पहली जो देखोगे आप पूरा रिसर्च करते थे, उस बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते थे, उनका नाम क्या है, एरिस्टोटल है ना। एरिस्टोटल ने बेसिकली क्या किया है, पूरा ये सब इनके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज लिखी है ना। पॉलिटिकल साइंस के भी इनको क्या माना जाता है, इनको फादर माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, अच्छे से मार्क कर लो। ठीक है, चलो, आयुर्वेदा को भी आप ढंग से मार्क कर सकते हो, बहुत जरूरी है आयुर्वेदा, है ना। एटम बॉम्ब अभी पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी देखो मूवी भी बन चुकी है इस पे, है ना, मूवी बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा नहीं कि फादर ऑफ एविएशन ना पूछा जाए, ये नहीं कह रहा, बट जो चीजें अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो चीजें अभी हमें दिख रहा है, बजिंग वर्ड्स है ना, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे इस पे मूवी आ गई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है, तो ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मींस जो विविधता, जैव विविधता जो होती है, यानी मान लो अगर आप फॉरेस्ट जाते हो तो फॉरेस्ट में भी ट्रॉपिकल लैंड्स में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, बहुत वैरायटी, बहुत अलग अलग स्पीसीज वहां होती है। ठीक है, इन सबको बचा के रखने, इन सबका जो कोरिलेशन है हमारे पूरे नेचर में, इनको बहुत अच्छे से समझाया किन्होंने, एडवर्ड ओ विल्सन ने। ठीक है, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे और हम होने दे रहे हैं, नहीं, इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आप पे आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम है इनका, एडवर्ड ओ विल्सन। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको देखना, एक वीडियो आपको होगा, मिला होगा वहां पे, दैट इज लिस्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, और उसके फादर्स के बारे में मैंने करवाया हुआ है ना, वहां पे मैंने ये सारी चीजें जानकारी दी थी। दैट इज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किनको कहते हैं, हीरालाल चौधरी को। ठीक है, ये इंडियन है ना, इंडियन रेवोल्यूशन करवाया इन्होंने, इंडियन। ठीक है, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किसने करवाया था बताओ, इंडिया में कौन है इनके इंपॉर्टेंट पार्ट,
दैट इज हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी क्या है? फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है। क्लियर है? चलो इंपॉर्टेंट ये है ना, इंडिया से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज कार्ल एरिकी। कार्ल एरिकी, ठीक है, कार्ल एरिकी क्या है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बहुत छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जानवर होते हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, या उनकी जो पूरी डीएनए और जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, ये बेसिकली क्या है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज कार्ल एरिकी है। ठीक है, चलो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप है दैट इज ए बी ओ ए बी, दो चार ऐसे ब्लड ग्रुप है हमारे, है ना, ए बी कंबाइंड दैट इज ए बी एंड ओ। ये बेसिकली जो कैटेगराइजेशन है, ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, रिसस फैक्टर के बारे में, ये सारी जानकारियां किन्होंने दी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। ठीक है, इससे पहले हमें ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता होता था, हमें लगता था कि सबके ब्लड सबके शरीर में क्या है, बस खून बह रही है ना, आपके शरीर में बह रही होगी, है ना। बहुत लोग तो नस काट के दिखा देते, देखो, है ना, तो पूछो भाई कि ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा, कल को नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो कार्ल लैंडस्टीनर बेसिकली क्या है? ब्लड ग्रुप के फादर कहे जाते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप देखोगे क्लास आई गेस 8 या 9 के बुक में भी, एनसीईआरटी में भी ये चीज है। तो जो चीजें एनसीईआरटी में दे दी गई हैं वो तो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है ना। चलो कुछ भी छूटेगा नहीं, वैसे यहाँ पे मैंने लेवल सब कवर कर दिया है। दैट इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के ऊपर जब बहुत ज्यादा रिसर्च किसने किया था? लुई पैस्चर ने। दैट इज लुईस पैस्चर भी कहते हैं, लुई पैस्चर या लुईस पैस्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैक्टीरिया दैट इज पेनिसिलियम के बारे में इन्होंने खोज करी थी, है ना। तो इनको क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यानी उससे पहले हम सोचते थे कि हमारे सूक्ष्म जो छोटे छोटे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में पता चला, ठीक है, लुई पैस्चर के थ्रू, कि बैक्टीरिया नाम का भी क्या है? बहुत छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलो फादर ऑफ बोटनी। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी। बोटनी मतलब बायोलॉजी के दो पार्ट्स है, जूलॉजी एंड बोटनी। ठीक है, जूलॉजी मीन्स जो एनिमल से डील करे, ठीक है, बोटनी मीन्स जो प्लांट से डील करे। क्लियर है? तो बोटनी के जो फादर है उनका नाम क्या है? थियोफेरास्टस। ठीक है, थियोफेरास्टस, थियोफेरास्टस। ठीक है, नाम एक साथ अगर आप पढ़ोगे दिक्कत हो सकता है, थोड़ा ब्रेक करके कर सकते हो। थियोफेरास्टस। चलो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या नाम है इनका? विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन का जो फादर है वो कौन है? विलियम हार्वे है। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें इतना क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें पता चला कि ब्लड जो है ना एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या ये एक कनेक्टिव टिश्यू है? हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू अवेलेबल होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरीके से आप देखोगे मस्कुलर टिश्यू है हमारे बॉडी में, है ना। इसी तरह से नर्वस टिश्यू है, दैट इज न्यूरॉन्स एंड ऑल। तो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है हमारे बॉडी में, मसल्स और इनके नर्व्स के भी, राइट। तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखा कि ब्लड सर्कुलेशन कहां से होती है? हार्ट से होती है। ठीक है, किस चीज से पंप होगी? दैट इज आयोटा से पंप होगी। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा, इन सब का क्या फर्क पड़ता है बॉडी पे? ये सारी बातें बेसिकली विलियम हार्वे ने पूरी की पूरी क्या करी है? डिस्कवर करी थी। और पूरा का पूरा आप देखोगे इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च पेपर लॉन्च किया है। ठीक है, इनको क्या बोला जाने लगा? दैट इज फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। करेक्ट। नेक्स्ट इज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये बात आप समझ लो पहले कि क्या है कि बहुत पहले इतनी क्लासिफिकेशन नहीं होती थी चीजों की। जैसे साइंस की जो आज क्लासिफिकेशन आप देखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, बहुत पहले इसको बस साइंस कहते थे, है ना। तो जो पहले के साइंटिस्ट है वो आप देखोगे कि क्या होता था? बहुत सारी चीजों में निपुण होते थे, लाइक दैट इज बहुत मास्टर होते थे। करेक्ट। जैसे उनको मैथ्स भी आ रहा है, साइंस भी आ रही है ना। वो बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में घुसे हुए हैं, राइट। बहुत सारा आप देखोगे और फिलोसफी में भी काम कर रहे हैं। तो सारी चीजें एक साथ पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करना पड़ता है एक छोटे छोटे निच को पकड़ के, है ना। जैसे एग्जांपल मैं कहूं, आज के समय डॉक्टर्स जो है क्या आप किसी को भी दिखवा लेते हो? नहीं दिखवाते। ठीक है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उनको आप जाके हार्ट की प्रॉब्लम्स दिखाते हो। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा वो न्यूरोलॉजिस्ट जो होंगे बड़े से, उनके पास आप जाओगे। ठीक है, हड्डियों से जुड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओगे। ठीक है, स्किन से प्रॉब्लम होगी तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं तो जो पेडियाट्रिक होते हैं उनके पास आप जाते हो। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, आप ये समझो कि ये अलग अलग जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किसने दिया था? कार्ल लिनेयस ने। ठीक है, कार्ल लिनेयस। ठीक है, कार्ल लिनेयस। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखना। फादर ऑफ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है मूवी देखी होगी मार्वल की, दैट इज सुपरमैन एंड आयरन मैन एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। सो ये जो पूरी की पूरी जो आप देखते हो क्या है, पूरा का पूरा जो आप
मूवीज देख रहे थे मार्वल्स का एंड ऑल, इनके जो चीफ एडिटर हैं, जिनका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, विजन था एक आयरन मैन, और ये तो किसी ने सोचा होगा, है ना। ये कौन है? स्टैन ली, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही डेथ हो गई है। स्टैन ली क्या है? इनको बोला जाता है दैट इज फादर ऑफ मार्वल कॉमिक्स, ठीक है। और इंडिया में अनंत पाई ये बेसिकली इंडियन कॉमिक के फादर है, ठीक है। तो कॉमिक्स का भी देखो, फादर ऑफ कॉमिक बुक्स मतलब स्टैन ली दैट इज फादर ऑफ मार्वल कॉमिक्स, एंड अनंत पाई दैट इज फादर ऑफ इंडियन कॉमिक्स है। क्लियर है चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा और इसको रिपीटेड आप तरीके से पढ़ोगे तो ही आपको याद रहेगा, ठीक। कुछ अगर कनेक्शन जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, ठीक है, ये सब हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओ, तो आपके पास तो फैसिलिटी है, आपने पूरा कोर्स ले रखा है, राइट। तो आप उसको क्या करो, बार बार जाके उस चीज को विजिट करो, बार बार उस चीज को रिविजन दो, है ना। इस लेक्चर्स को 1-2 बार सुनो, हो सकता है धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें याद होने लगे, ठीक है, और याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमें हो जाती है, कुछ टाइम बाद रिपीट करते करते पढ़ते, राइट, आप भी उस चीज को रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे तो आपको भी हो जाएगी, है ना। देखो, फादर ऑफ कॉमेडी का भी देखो एक जॉनर स्टार्ट हुआ। पहले लोग बस सीरियस ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा करते हैं। जैसे आज मूवी देखते हो आप, उसमें कॉमेडी होता है, राइट, उसमें देखोगे आप बहुत सस्पेंस थ्रिलर होता है, ऐसा कुछ बहुत सारे होती चीजें, ठीक है। तो कॉमेडी के लिए कौन है? एरिस्टोफेनस ने कॉमेडी का पूरा नया सेगमेंट स्टार्ट किया, राइट, इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉमेडी, एरिस्टोफेनस। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ल्स बेबेज, है ना। जो पूरा का पूरा आज कंप्यूटर सिस्टम है, दैट इज सर्विसेज है, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है ये सारी चीजों को लेकर, सर्विस को लेकर, इन सबके जनक कौन थे? किन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का, किसने सोच किया? ये थे चार्ल्स बेबेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटना बता देता हूं मैं कि चार्ल्स बेबेज बेसिकली, ये जो आज के समय का कंप्यूटर लैपटॉप्स देखते हो, इन्होंने ऐसा कुछ डिजाइन नहीं किया था। उस समय बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेटर्स होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन होता था, उसको करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था? एक ऐसा समझ लो कैलकुलेटर फॉर्म ही बनाया था, ठीक। उसमें जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती थी वो सारी चीजें होती थी, ठीक। धीरे धीरे हमने क्या करना स्टार्ट करा, उससे और भी कुछ काम करवाना स्टार्ट करा, राइट। कुछ हम उसमें क्या करने लगे, टूल्स और डाल दिए, है ना। उसकी क्या होने लगी, पूरी लैंग्वेज बनने लगी, मशीन लैंग्वेज बनने लगी, है ना। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे आज लैंग्वेज सुनते हैं, C++, जावा, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब एक तरह का कमांड है जो कंप्यूटर क्या करती है, उसको समझती है अपने लैंग्वेज में, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में समझती है और फिर हमें देती है, ठीक है। और इसकी बहुत डीप चीजें हैं, मैं इतना डीप में अभी फिलहाल नहीं जा रहा। तो चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किनको बोला जाता है? जॉर्ज बुले एंड एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जो है, एलन ट्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राइट। कंप्यूटर साइंस यानी जो बहुत सारे जो लैंग्वेजेस जिसपे ये काम करेगी, है ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो काम होना स्टार्ट हुआ, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आप फोन और लैपटॉप लेके आते हो तो आपके ऑलरेडी जो फोन और लैपटॉप में ऑलरेडी डाला हुआ जो सिस्टम्स है, जिसके बिना फोन चलना मुश्किल हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, राइट, आपको कहीं शॉपिंग करना है या आपको कहीं ट्रैवल करना है, इन सब के लिए जो ऐप डाउनलोड करते हो आप, सपोज आपको कहीं यहाँ से कहीं दूसरे जगह जाना है तो आप क्या करोगे, ओला आप डाउनलोड कर लोगे। ये क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। इन सब पे सबसे पहले काम करना किन्होंने स्टार्ट करा था? एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं और यहाँ स्टार भी लगा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाने वाला नाम है ये एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स मीन्स समथिंग इन मोशन, ठीक है, जो कुछ मोशन में होगा उसको ऐसे देखेंगे। तो आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन, उन्होंने ही देखा था बेसिकली क्या, एक एप्पल को नीचे गिरते हुए, है ना। तो उस चीज से क्या स्टार्ट किया उन्होंने? उस चीज से उन्होंने ग्रेविटेशनल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना स्टार्ट करा। उन्होंने फोर्स को डिफाइन करा, ठीक है। फोर्स को डिफाइन करने के साथ साथ उन्होंने पूरे के पूरे 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ, ठीक। ये मैकेनिक्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। जैसे क्लास 11th में जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। काइनेमेटिक्स नाम का पूरा चैप्टर होता है जिनमें हम फोर्स को देखते हैं, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये सारा कुछ है। आइजैक न्यूटन ने बेसिकली पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन है उसको भी लॉन्च किया। उनको भी बेसिकली उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, बहुत सारे थ्योरम्स दिए ताकि अपने जो फिजिक्स के पार्ट है उनको सॉल्व कर पाए, राइट, एंड दैट इज ट्रू। मतलब आप देखोगे बहुत सारा न्यूटन ने टाइम दिया था किस चीज के ऊपर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बनाने में, ताकि वो अपने फिजिक्स के कुछ इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ सिविल एविएशन। एक पढ़ा था हमने एविएशन यानी जो कुछ भी उड़ेगा। सिविल एविएशन मींस जहां पे लोग सर्विस के लिए एविएशन का यूज करेंगे, नॉट फॉर कार्गो, नॉट फॉर मिलिट्री पर्पस, राइट। इनका नाम क्या है? JRD टाटा, ठीक है, जहांगीर रतन जी
दादा भाई टाटा, ठीक है, इसको बोला, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। याद रख लो ये इंडिया का ही है, जहां भी मैंने इंडिया लगाया उस बात को आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इंडिया में फादर ऑफ सिविल एविएशन किनको बोलते हैं, जेआरडी टाटा को, ठीक है। चलो, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आज जो आप देखते हो बहुत सारे मार्वल्स, दैट इज रोड कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग, बिल्डिंग्स देख लेते हो आप, ऐसा वैसा, ये सारा का सारा जो आप देखोगे श्रेय किनको जाता है इन सब चीज का, ठीक है। जॉन स्मिटन एंड सर मोक्षागुंडम विश्ववड़ैया, ठीक है। इन्होंने, ये इंडिया के फादर है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है। और ये बेसिकली जॉन स्मिटन जो है वो बेसिकली क्या है, बाहर के, दैट इज फर्स्ट जो देखोगे फादर ये है। इंडिया में इनका ही नाम चलेगा, ठीक है, विश्ववड़ैया का नाम, ठीक है, सर विश्ववड़ैया। इन्होंने बेसिकली इंडिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को अंजाम दिया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। फादर ऑफ सिनेमा, ठीक है, फादर ऑफ सिनेमा, दैट इज इंडिया की बात हो रही है। ये चीज मैंने शायद पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। दादा साहेब फाल्के जो थे, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनके समय में ही इंडियन सिनेमा को क्या मिलना स्टार्ट हुआ, ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुआ। इन्होंने ही पूरी की पूरी मूवी बनानी स्टार्ट करी, छोटे छोटे फॉर्म में भी, लेकिन मूवी बनने स्टार्ट हुए। उस समय जो सबसे पहले मूवी बनते थे, उस समय कुछ बोला नहीं जाता था, एक्सप्रेशन के फॉर्म में चीजों को एक्सप्रेस किया जाता था, राइट। तो ये काम बेसिकली क्या है, दादा साहेब फाल्के ने करना स्टार्ट किया। इसीलिए आज के समय देखोगे आप दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिलते हैं, है ना। ये सारे अवार्ड किनके नाम पे हैं, दादा साहेब फाल्के जी के नाम से, क्लियर है। चलो, फादर ऑफ साइटोलॉजी, दैट इज रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के ऊपर जो स्टडी होती है, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। जो कुछ भी मैं यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कनेक्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में आ जाए, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। एंड साइटोलॉजी के फादर किनको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली क्या किया था, जब अपने डिस्कवरी करी थी, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप भी बनाया था। इंटरेस्टिंग बात ये है, देखो बायो का इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, डिस्कवरी करना स्टार्ट किया, लेकिन आज के समय माइक्रोस्कोप और ये सारी चीजें किसके पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है ना। तो इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप डेवलप करी और जाके प्लांट्स के सेल और एनिमल्स के सेल में देखना स्टार्ट किया। तो इनको पता चला ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, ये कंपार्टमेंट शेप के होते हैं, ठीक है। दैट इज, ये जो सेल नाम है ना, ये लैटिन वर्ड, दैट इज, इसको मतलब होता है स्मॉल स्पेस। सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्पेस, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रॉबर्ट हुक, इनको ही फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है, दैट इज साइटोलॉजी की ही जाती है। वेरी गुड। चलो, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, सिनेमा का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, हाँ देखो, सर विश्ववड़ैया, इनका भी नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल सब बता दिए हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा फिजिक्स में भी, ठीक है। सिविल एविएशन इंडिया में जिनको फादर कहा जाता है, दैट इज जेआरडी टाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या नाम है इनका, एलेक जॉन जेफरीज, ठीक है। और लालजी सिंह इंडिया में, ठीक है। ये जो आप सुनते हो ना कि जब कभी कोई आता है, आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी फिंगरप्रिंट ली जाती है, राइट। जब आप कोर्ट्स में जाते हो तो भी फिंगरप्रिंट चेक की जाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मतलब सोच के देखो, जो आज की फॉरेंसिक टीम है वो आपकी फिंगरप्रिंट चेक करती है, राइट। कहीं भी अगर आप जाते हो तो आपका क्या किया जाता है, आप ऑफिस में एंटर करने के साथ आपको लगाना पड़ता है अपना अंगूठा, करेक्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट कहां से आया, दैट इज डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग से, राइट। डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज आपकी अपनी डीएनए है, उसका एक यूनिक स्टाइल है, ठीक है। आपकी जो फिंगरप्रिंटिंग होगी, डीएनए आपका एक अलग तरीके से क्रोनोलॉजी से बना होगा। डीएनए से हम पता कर पाते हैं कि ये जो बच्चा है इसके असली पापा माता पिता कौन है। ये सारा का सारा जो पूरा का श्रेय जाता है इंडिया में किनके ऊपर जाता है, लालजी सिंह के ऊपर, है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली एलेक जॉन जेफरी ने किया था, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च इन्होंने स्टार्ट की थी। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम हमें पता है इंडिया की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किनको बोला जाता है, सर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ही बेसिकली मिसाइल्स के ऊपर बहुत सारे क्या करने स्टार्ट करते, रिसर्च स्टार्ट करते, ठीक है। जो अग्नि का वेरिएंट देखते हो ना, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ये सारी चीजें, ठीक है। जो आप सुनते हो, जो पूरा का पूरा आप देखते हो, त्रिशूल, है ना। ये जितने सारे कुछ कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं, ठीक है। त्रिशूल, अग्नि, ठीक है। फिर आप देखोगे नाग, ये सब कुछ ऐसे मिसाइल्स के नाम है ना। ये आप इतना परेशान मत होना कि ये कैसे कैसे मिसाइल्स है, ये नाम है, ठीक है।
ये अलग अलग जो नाम है और ये अलग अलग जो मिसाइल्स आपको दिख रही है, ये मिसाइल्स का कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, है ना। इनकी 2-3 बुक्स है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, उनको आपको पढ़ना चाहिए, जैसे विंग्स ऑफ फायर, है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है, मैंने पर्सनली इसको पढ़ा है, मैं रिकमेंड भी करूंगा आप उनको पढ़े। ऐसे बड़े बड़े इंसानों की जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का। ठीक है, चलो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोलते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मार्केट को किसी को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, मार्केट को खुद ही खुद छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक इनविजिबल हैंड है जो पूरे मार्केट को चलाता है। वो इनविजिबल हैंड क्या है, दैट इज जितना ज्यादा आपकी डिमांड होगी वो सप्लाई आपको उतना करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उसके हिसाब से डिमांड चलती है, करेक्ट, यानी डिमांड जितना होगा सप्लाई उसके हिसाब से चलेगी। ये बेसिकली किनका कहना था, एडम स्मिथ का, यानी इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मार्केट को बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करना चाहिए किसी कंट्री को, ठीक है। तो आप देखो अमेरिका कब से बहुत फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट पे चलता है, बहुत सालों से। हमने अपनी मार्केट को कब ओपन किया था, 1991 में, राइट। सो एडम स्मिथ कहाँ है, देखो एडम स्मिथ इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये लगभग बहुत सालों तक बहुत फेल होते रहे, ठीक है। फाइनली उन्होंने इनको जो पूरा का पूरा जो ब्रेक थ्रू मिला था, कब मिला था, जब वो काइट को उड़ा रहे थे, है ना, और थंडरस्टॉर्म आई थी। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से इनको कॉन्सेप्ट मिला था, इन्होंने एक चाबी लगाई थी और करंट फील किया था, राइट। पूरा स्टोरी मैं नहीं बता रहा, बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं। वहां से उनको ये चीज पता चला कि हाँ, जो बिजली कड़कती है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। वहीं से आविष्कार हुआ कहां से, किस चीज का, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए उनको बोलते हैं, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन को, ठीक है। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किनको बोलते हैं, माइकल फैराडे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होगी और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसमें जो आप देखते हो, जो गैजेट्स देखते हो, ये सभी एसोसिएटेड होगी, राइट। इसको बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का कुछ फैराडे लॉ भी है, वो भी आपने जरूर पढ़ा होगा जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। 12th में आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी में फैराडे का लॉ है, करेक्ट, वो आपने जरूर पढ़ा होगा। चलो, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किनको बोलते हैं, जेफरी चॉसर को, ठीक है। बहुत लोग अब क्या करेंगे, अगर ये पेपर में आ गया तो आप लगा दोगे विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। उनको इंग्लिश पोइट्री की नहीं कही जाती, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, इंग्लिश लिटरेचर ना कि इंग्लिश पोइट्री के लिए किनको जाना जाता है, फादर जेफरी चॉसर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बड़ा नाम है, राइट। इन सबको आप करोगे अच्छे से। चलो, फादर ऑफ नेक्स्ट इज फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन का थ्योरी है, आपने बहुत बचपन में 9th में ये तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है, सबने पढ़ा होगा। इवोल्यूशन क्या होता है, देखो इवोल्यूशन जो है ना बहुत आउटकम है, किसी चीज का बाई प्रोडक्ट है। सबसे पहले क्या होती है, एडेप्टेशन, मतलब हम कुछ अपने आदतों को अडेप्ट करते हैं, फिर हमारी बहुत सारे जनरेशन उसी आदत को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वो क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है। यानी एक बात के लिए सोचो कि मैंने कुछ अपनी आदत बना ली, है ना, मेरे आगे वाले जनरेशन भी मैंने उसको वही चीज सिखा दिया, या वो मुझे देख देख के वही चीज करने लगे, वो उनके बॉडी में, उनके डीएनए में म्यूटेट हो गई होगी। मतलब आप चाह के भी आप चाहोगे ना कि वो चीज आदत एक बार में छूट जाए, बहुत मुश्किल है, राइट, बहुत मुश्किल है वो चीज, ठीक है। तो ये हो गया म्यूटेशन। और कुछ जनरेशंस के बाद, बहुत सारे जनरेशन के बाद, मान लो 800,000 साल बाद वो इवॉल्व हो जाएगा, यानी वो जो आप देख रहे थे, जो उन्होंने आदत किसी ने अडॉप्ट किया था, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर वैसा ही बन जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे जिराफ को अपने नीचे दैट इज ग्रास और इन सब से पेट उनका नहीं भरता था, एक समय इतनी ज्यादा उनके पास फूड नहीं मिलती थी, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, अपने गर्दन को स्ट्रेच करके ऊपर के पत्तों को खाना स्टार्ट किया, करेक्ट। तो किसी ने बहुत पहले अडॉप्ट करना स्टार्ट किया ये चीज, फिर धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज म्यूटेट होने लगी, यानी धीरे धीरे सारे जो जिराफ होते थे, बहुत सारे जिराफ, वो क्या करते थे, वही एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे। और 1000-2000 साल बाद ये इवॉल्व होके क्या होने लगा, देखो उनके गर्दन लंबे हो गए, दैट इज उस चीज को करने के लिए ही बन गए, है ना। सेम चीज ये चीज है, यानी डार्विन ने एक चीज और बताई थी कि जितना एक्सेसिव यूज करोगे आप किसी भी मसल्स का, वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। जैसे मान लो आप जिम जाते हो, आप बहुत सारे एक्सरसाइज करते हो जिमिंग के लिए या हैंड्स के लिए, तो आप देखोगे आपके मसल्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक। और उन्होंने एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। ये सब किसका है, डार्विन का ही थियरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो कोई भी टाइम के साथ खुद को इवॉल्व कर लेगा, समय के साथ बदल लेगा, वही फिट हो पाएगा, रह पाएगा। अदरवाइज सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। ट्रू। चलो, नेक्स्ट इज फादर ऑफ एंड्रोक्रायोनोलॉजी, ठीक है। ये क्या होता है, पेट को लेकर, यानी आंतों को लेकर कुछ जैसे बीमारियां हो, किसी को सुनते हो ना, पेट में कुछ गंदगी है, प्रॉब्लम है, ये सब है। ये सब की जो जानकारी है, ये कहां से स्टार्ट हुई, थॉमस एडिसन से। थॉमस
थॉमस एडिसन, राइट। नेक्स्ट इज फादर ऑफ यूजेनिक्स दैट इज फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। फादर ऑफ जीन थेरेपी दैट इज फ्रेंच एंडरसन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी किसी के जीन में देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट इज उनको बीमारियों का बहुत ज्यादा वो प्रोन होते हैं, राइट। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि उनके जेनेटिक्स में थोड़े बदलाव करके उनको क्या किया जाए, थोड़ा अच्छा किया जाए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कुछ घोड़े हैं जो बहुत तेज दौड़ लेते हैं, लेकिन तेज दौड़ने के साथ ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। कुछ घोड़े ऐसे हैं जो बहुत दूर तक दौड़ लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते। तो इनके जेनेटिक्स में धीरे धीरे क्या किया गया, कुछ इंजीनियरिंग करी गई, ठीक है, और ऐसा घोड़ा बना दिया गया कि जो तेज भी दौड़ पाए, बहुत दूर तक दौड़ पाए। इसी को क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम इस पे कौन कर रहा है आज के समय, चाइना कर रहा है, ठीक है। चाइना क्या करना चाह रहा है, अपने सोल्जर्स के जीन थेरेपी करने को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, उस चीज में अग्रसर है। क्यों, वो इसलिए करना चाह रहा है कि बाद में मान लो कभी फाइट कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो उनकी जो आर्मी हो, जो उनकी जो सोल्जर्स हो, वो उनकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी हो, यानी रिकवरी जल्दी हो पाए। मान लो आपको घाव हो गया, आप उसको सुखाते सुखाते उसको ठीक करते करते आपने 2 हफ्ते बिता दिए। कोई और इंसान है, उसको भी सेम घाव लगे थे, उसने 3 दिन में रिकवर कर लिया। समझ पा रहे हो ना आप, ये सारे कैसे हो सकता है, जीन इंजीनियरिंग से, दैट इज जीन थेरेपी से। ये किसने किया था पहला काम, फ्रेंच एंडरसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको किसको बोलते हैं, ग्रेगोर मेंडल, दैट इज जेनेटिक्स को लेकर, राइट। दैट इज कुछ आपके अच्छी क्वालिटीज है, कुछ बैड क्वालिटीज है, तो आप अच्छे क्वालिटीज को क्या करोगे, इनहांस करते जाओगे। यही बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है ग्रेगोर मेंडल का। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते, पी एक्सपेरिमेंट, राइट, ठीक है, गिनीपिग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने 2 चीजें और बताई कि हमारे जो ट्रेट्स होते हैं, दैट इज हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें 2 तरह की चीजें होती है, दैट इज एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर, है ना। ये सारी बातें भी आपको अच्छे से पता होगा, ये साइंस का पार्ट है, ठीक है। तो दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगोर मेंडल। नेक्स्ट, फादर ऑफ ज्योमेट्री का जो पूरा आप देखते हो, ट्राइंगल, सर्कल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑल, ठीक है, ये सारे किसने करा था, यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड्स के बहुत सारे क्या हैं, अपने डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे एक्सियोम्स हैं और बहुत सारे पोस्टुलेट्स भी हैं। ये अगर आपने नहीं देखा था, एक्चुअली पढ़ के तो सब आए होंगे, क्लास 9th में है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, दैट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री, करेक्ट। आप लोग को ये सब थोड़ा देखना चाहिए, है ना। कभी कभी अगर ऐसा लगे तो पीछे के बुक्स भी आप देख सकते हो, वहां पे उन्होंने ये चीजें बताई हैं, क्लियर है। चलो, फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या बोलते हैं, इराटोथेनस और जेम्स रेनल, ठीक है, इराटोथेनस एंड जेम्स रेनल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मींस जो भी पूरी हमारी क्या होती है, आसपास के जो देखोगे आप पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या है उनका पूरा ऑफ रिलीफ, मतलब दैट इज प्लेन है या प्लेटू है या फिर माउंटेन्स है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, एम.एस. स्वामीनाथन, ये इंडिया के हैं, ठीक है, इंडिया के। और नॉर्मन बोरलॉग को क्या बोला जाता है, एक्चुअल फादर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ये इंडिया के सिर्फ एम.एस. स्वामीनाथन क्या के, इंडिया के हैं। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोला जाता है, नॉर्मन नहीं होगा, नॉर्मन बोरलॉग, क्लियर है चीजें। चलो आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फादर ऑफ हेम्योपैथी, ठीक है, हेनेमन, ठीक है, हेनेमन फादर ऑफ हेम्योपैथी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेम्योपैथी का दवा उनको लगता है कि उनको सूट करता है, बहुत लोग हेम्योपैथी खाते हैं, राइट। तो 5 अलग अलग तरह के क्या होती हैं मेडिसिन के प्रजाति, यूनानी हो गया, हेम्योपैथी हो गया, जो आप नॉर्मल एलोपैथी खाते हो वो सब हो गया, इस तरह से आयुर्वेदा हो गया, इस तरह से 5 अलग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेडिसिन के अलग अलग वेरिएशंस है। तो हेम्योपैथी किसने बेसिकली डिजाइन किया था, ठीक है, हेनेमन ने। हेनेमन एक्चुअली कहाँ कहते हैं, जर्मन कहते हैं, जर्मन है ना, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हमें लगता है कि हेम्योपैथी इंडिया का होगा, इसलिए मैंने जानबूझकर बताया कि जो हेम्योपैथी है वो बेसिकली जर्मन जो डॉक्टर थे, दैट इज हेनेमन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो फादर इनके, ठीक है। फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, एडवर्ड टेलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने मूवी देखा है या कुछ बायोग्राफी पढ़ा था, ठीक है, ओपेनहाइमर में, इसमें आपने देखा होगा एडवर्ड टेलर भी वहां पे प्रेजेंट थे। एडवर्ड टेलर उस समय के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब आप देखोगे साइंटिस्ट में से थे। एडवर्ड टेलर ने बेसिकली हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया। ये और भी खतरनाक है, हाइड्रोजन से आप बॉम्ब बना दे रहे हो, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपेनहाइमर के अंदर ही ये भी काम करते थे एडवर्ड टेलर, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया, एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म मींस उसमें आप दिखाओगे कि एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, लव होना चाहिए, एंगर कम होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, ये सारी बातें, एम्पैथी होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को पेट्रार्का,
ठीक है। फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडिया में कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन मतलब टेलीफोन से बात करना, मोबाइल से बात करना, ये सारी चीजें, इन सबका कौन है फादर? बेसिकली सैम पिट्रोडा, सैम पिट्रोडा। क्लियर है? ये हो गया आपके 49 यहाँ पे फादर्स, ठीक है। एक और स्लाइड है जो हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से इसको करेंगे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी दैट इज रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी मतलब आप समझते हो ना, आसपास की जो एनवायरमेंट है, ठीक है, उसमें जो चीजें अवेलेबल है, दैट इज फ्लोरा के फॉर्म में, फोना के फॉर्म में, जो भी हमारे पास जो आप देखोगे एनवायरमेंट है, उन सब के बारे में, उन सब के ऊपर सबसे ज्यादा आप देखोगे काम किसने किया? रामदेव मिश्रा ने, ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन दैट इज मॉडर्न मेडिसिन, जो मैं बता रहा था एलोपैथी, राइट। उसका नाम क्या है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स जो एलोपैथी की मेडिसिन है उनके बेसिकली फादर है, ठीक। कुछ लोग जो होम्योपैथी खाते हैं वो बोलते हैं एलोपैथी खराब है, एलोपैथी जो खाते हैं वो बोलते हैं होम्योपैथी खराब है। तो ये सदा से चलने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो चलती ही रहेंगी। फादर ऑफ इंटरनेट, जिसको देखकर, जिसके वजह से आप मेरे लेक्चर्स को देख पा रहे होगे, वो कौन है? वो है विंड सर्फ। विंड सर्फ बहुत इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके थ्रू बनाया गया था? ड्राफ्टिंग के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट इज BR अम्बेडकर। इन्होंने ड्राफ्टिंग करी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, यानी क्या बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस चीज को हटा देना चाहिए, ये सब के सब इन्होंने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ना जाने कितनी ही डिग्रियां थी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा विद्वान इंसान थे, ठीक है। कभी समय मिले तो उनके जरूर जीवनी के बारे में पढ़े, उनके बारे में पढ़े। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एंड फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया, क्या नाम है उनका? MOP अयंगर, ठीक है। दैट इज मदयम ओसुरी, ठीक है, पार्थसारथी अयंगर, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लोगे आप MOP अयंगर तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, मैंने उनको मार्क भी कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ये सारा, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी करे हैं, इनको आप प्लीज अच्छे से रेफर करते हुए जाओगे, ठीक है। एक चीज छूट गया था, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज पॉल बर्ग, नाम बता दिया था मैंने शायद, आई गेस इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। चलो, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। हर एग्जाम्स का आप देखोगे पैटर्न, तो ये सारे सवाल जो स्टैटिक जीके कुछ है वो जरूर आते हैं। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे लेक्चर्स में आप बोलते हो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। यस, बिकॉज यू डोंट नो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहां से वो पूछना चाहते हैं। अगर ऐसे 20 टॉपिक है, उसमें से उन्होंने 12 टॉपिक चूज कर लिया, क्वेश्चन आ सकता है। सपोज कोई अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो वो कोई दूसरा 12 टॉपिक चूज कर सकता है ना। तो हमें तो अपना पूरा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, राइट, ताकि अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है और इसको कंप्लीट रिवीजन के फॉर्म में करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।